भारत इस वर्ष अपने आराध्य प्रभु श्री राम के जन्मभूमि के पुनर्प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा है। और अभी 22 जनवरी को अयोध्या जी में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ। भगवान श्री राम के जीवन चरित्र के सूत्र भी नेपाल से जुड़ते हैं। तत्वावधान में आयोजित इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के माननीय अध्यक्ष परम आदरणीय प्रोफेसर सुबरन लाल वज्राचार्य जी, उद्घाटन सत्र के सारस्वत अतिथि आदरणीय प्रोफेसर नंद बहादुर सिंह जी, मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय श्रीमती पुष्पा भुसाल जी, मंच पर उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान नेपाल के पूर्व गृह राज्य मंत्री, अभी उद्घोषक सुबोध जी बता रहे थे कि उन्होंने यहाँ पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के एक संस्थान से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। और मैं उसमें एक सूचना और जोड़ना चाहता हूं कि वो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के भी पूर्व छात्र रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की हॉकी टीम के एक प्रमुख सदस्य भी रहे। विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रोफेसर भागवत ढकाल जी, महाविद्यालय के कर्मयोगी प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार राव जी, आयोजन मंडल के सभी आदरणीय सदस्यगण, इस संगोष्ठी में मित्र राष्ट्र नेपाल से वहाँ के विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, संगोष्ठी के विभिन्न सत्रों में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिभागीगण, देवियों और सज्जनों, इस परिसर में आना हमेशा से सुखकर रहा है। और ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 2 पक्षियों का जिक्र आता है, सुपर्ण पक्षी का। आदरणीय प्रोफेसर भागवत ढकाल जी इस विषय में अवगत होंगे। तो उसमें ये कहा जाता है कि एक ही डाल पर 2 पक्षी हैं, एक अमृत फल खाता है और तृप्त होता है, और दूसरा उसको अमृत फल खाते देख कर तृप्त होता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो। मैं उस दूसरे सुपर्ण पक्षी की तरह अपने आप को पाता हूं, क्योंकि मैंने इस महाविद्यालय को बिल्कुल शुरू से बनते संवरते और अब श्रेष्ठतर प्रतिष्ठा अर्जित करते हुए देखा है। और इसके विभिन्न अकादमिक आयोजनों में शिरकत करने का मौका मिलता रहा है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर इस महाविद्यालय द्वारा ऐसा आयोजन करना अपने आप में एक आवश्यक कार्य भी है। और इसका महत्व हम आगे आने वाले वर्षों में देख सकेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अभी जब हम लोग कार्यक्रम से पहले बैठे हुए थे तो आदरणीय अध्यक्ष जी ने, कार्यक्रम अध्यक्ष जी ने, माननीय कुलपति जी ने इस बात की चर्चा की कि कैसे हम लोग समय का अनुशासन बनाए रख सकते हैं इस सत्रों में। मैं उनके निर्देश को ध्यान में रखते हुए कोशिश करूंगा कि सूत्रवत अपनी बात कहूं और संक्षेप में कहूं। और ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं अभी देख रहा था ये जो संगोष्ठी का जो पूर्व कार्यवृत्ति जो प्रकाशित हुआ है वो अपने आप में ही इतना समृद्ध है कि बहुत सारी बातें यदि हम लोग इन संबंधों के बारे में दोहराते हैं तो वो एक समय का अपव्यय होगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि कुछ ऐसी बातों पर इशारा करूं जिससे आने वाले 2-3 दिन में हम लोग अपने विचार विमर्श का फलक थोड़ा और विस्तृत कर सकें।
इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत और नेपाल के संबंध शताब्दियों पुराने हैं और प्रगाढ़ता और सघनता के ऐसे स्तर पर हैं जिसको आप शब्दों में नहीं बांध सकते। हमारे अस्तित्व के तकरीबन सभी कालखंडों में इन संबंधों के मधुरता का या सघनता का एक अलग तरीके का आयाम है। भारत इस वर्ष अपने आराध्य प्रभु श्री राम के जन्मभूमि के पुनर्प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा है और अभी 22 जनवरी को अयोध्या जी में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ। भगवान श्री राम के जीवन चरित्र के सूत्र भी नेपाल से जुड़ते हैं और 22 जनवरी के कार्यक्रम से 2 दिनों पहले नेपाल के एक वरिष्ठ पत्रकार और अब अमेरिका में प्रोफेसर और नेपाल की पूर्व प्रोफेसर 2-3 व्यक्तियों का एक प्रतिनिधिमंडल अयोध्या से लौटते समय गोरखपुर में मेरा अतिथि था और शाम को जब हम लोग बैठे थे तो मैंने उनसे ऐसे ही मजाक में कहा कि कार्यक्रम तो 22 जनवरी से है और सब लोग 22 जनवरी के बाद कार्यक्रम अपना बना रहे हैं अयोध्या जी जाने का और आप लोग 2 दिन पहले। तो उन्होंने कहा कि ससुराल पक्ष की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, आप हो सकता है देर से पहुँचे लेकिन हम तो पहले जाएंगे और पहले देखेंगे। ये भावनात्मक संबंध जो शताब्दियों से हमको और इन संबंधों को ऊष्मा देता है या ऊर्जा देता है। भारत नेपाल संबंधों के एक और आयाम में हम भगवान बुद्ध को देखते हैं। दोनों ही देश बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए तीर्थस्थल से कम नहीं और एक पूरा परिपथ बनता है जो लुम्बिनी से बोध गया और कुशीनगर तक आता है और सबके लिए ये अमृत परिपथ है। मैं अभी इस कार्यवृत्त को पलटते हुए देख रहा था और डॉक्टर पद्मजा सिंह जो आयोजन में एक महती जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं, उनका एक बहुत ही अच्छा लेख है जो नेपाल और भारत के सांस्कृतिक संबंधों और विशेष तौर पर गुरु गोरक्षनाथ के व्यक्तित्व, उनके योगदान या उनके महात्म्य से कैसे दोनों देश जुड़ते हैं। नेपाली मुद्रा में, नेपाल के प्रतीक चिन्हों में गुरु गोरक्षनाथ की जिस तरीके की प्रतिष्ठा है और उस प्रतिष्ठा के जो संकेत हैं, जो अभिप्राय है, इन सब के विषय में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और ये एक ऐसा सूत्र है जिसको हम जैसे लोगों ने बचपन से देखा है। श्री गोरक्षनाथ मंदिर में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर एक बड़ी संख्या में नेपाल के लोगों का आना जाना, इस कार्यक्रम में शिरकत करना, राज परिवार का शिरकत करना, ये वो कल्चरल बॉन्डिंग्स हैं जिनके बारे में आज की हमारी संगोष्ठी केंद्रित है। और ये जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि विभिन्न कालखंडों में इस तरीके के हमको संकेत मिलते हैं और ऐसा लगता है कि ये एक बृहत्तर सांस्कृतिक संकुल का हिस्सा है ये दोनों भूखंड। हमारे पुराने अभिलेखों में, आख्यानों में, ग्रंथों में आप देखिए स्कंद पुराण में जिक्र जो मिलता है भारत के 9 खंडों और 72 विभेदों का, और डॉक्टर दिनेश चंद्र सरकार जैसे विद्वानों ने उसको लिखते हुए ये कहा है कि नेपाल, यवन और काम्बोज इस तरीके के भूखंडों की पहचान की है। और बहुत सारे बीच में अगर हिस्ट्री को आप या ऐसे आख्यानों का उल्लेख न करें तो भी समुद्रगुप्त के ज़माने में जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें भी हम पाते हैं कि नेपाल, कामरूप और कर त्रिपुर ये सब करद राज्य, एक बृहत्तर करद राज्य का अंग है। इतिहास को देखने की सबकी अलग अलग दृष्टि होती है, हम उससे सहमतियां और असहमतियां रख सकते हैं, लेकिन आप सब इस बात से सहमत होंगे कि इतिहास कम से कम हमको देखने की एक दृष्टि देता है, एक परिप्रेक्ष्य देता है। हम उससे सहमत असहमत होते हुए भी आगे चलकर अपने एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, वो एक ऐसा पुल बनाता है। तो ऐसे एक बहुत समृद्ध सांस्कृतिक अतीत और सांस्कृतिक इतिहास के बाद जब हम आधुनिक नेपाल के इतिहास में प्रवेश करते हैं
जब 1769 में जब गोरखा नरेश पृथ्वी नारायण शाह एक आधुनिक नेपाल की रचना करते हैं, एक एकीकरण करते हैं, उससे पहले नेपाल 60 छोटे और बिखरे प्रांतों का एक भूखंड हुआ करता है। जब हम ये चीज पढ़ते हैं तो हम ये भी पढ़ते हैं कि इस एकीकरण से लगभग 20 वर्ष पहले 1742 के आसपास पृथ्वी नारायण शाह जी की एक बनारस की यात्रा होती है। और इस बात का बहुत ठीक से जिक्र है कि वो बनारस की यात्रा उनको सूत्र देती है नेपाल के एकीकरण का। वो अपनी इस यात्रा में देखते हैं कि मुगल काल या जो मुगल साम्राज्य था वो अकबर के बाद उसका पतन कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, और वो जो हासिल करते हैं निष्कर्ष, उसको वो अप्लाई करते हैं नेपाल के केस में। वहां से लेकर, और अगर हम आगे चलें, चूंकि समय कम है, मुझे कम समय में अपनी बात रखनी है, तो हम इन कालखंडों से अगर राजा पृथ्वी नारायण शाह के बाद जो राणाओं का कार्यक्रम शुरू होता है, कार्यकाल शुरू होता है, इन सबको अगर हम देखें तो बराबर भारत के प्रति विशेष तौर पर अनुराग, और उस अनुराग का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है जिसको डेविड गैलनर ने अपनी किताब में लिखा है, और इस किताब में भी अभी मैं देख रहा था पीछे पुनर्पाठ में खुम बहादुर खड़का जी का एक लेख जिसको फिर से यहाँ पर कोट किया गया है, और उसमें ये लिखा गया है कि एक जिक्र है इसमें कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व भारत और नेपाल को एक करता है। ये बात डेविड गैलनर ने भी लिखी। उन्होंने लिखा है कि कम से कम 1959 तक नेपाल की पॉलिटिक्स, नेपाल का सोशल सिस्टम, नेपाल का सामाजिक आर्थिक चरित्र, ये सब हिंदू रीति रिवाजों से संचालित, प्रेरित और प्रभावित था। और इस वजह से भी उस समय तक अगर आप देखें तो भारत और नेपाल के संबंधों में एक विशेष प्रकार की सघनता दिखाई देती है। कालांतर में, और खास तौर पर अगर इसको ईयर वाइज अगर हम मार्क करने की कोशिश करें तो 1960 वो एक समय है जिसके बाद से नेपाल में बहुत तरीके की तब्दीलियां आई हैं। नेपाल के जो पहले केवल भारत से संबंध रखता था, जिसने ये चुना था, ये विकल्प उसने स्वयं चुना था, और भारत नेपाल की 1950 की संधि के बाद अगले 4 वर्षों तक इंटरनेशनल रिलेशन में या बायलैटरल रिलेशन में ये बहुत स्वर्णिम कालखंड था। लेकिन धीरे धीरे अनेकानेक कारणों, जिसकी यहाँ विस्तार से चर्चा जरूरी नहीं है, आगे आने वाले सत्रों में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, कि धीरे धीरे चीन के साथ उसके संपर्क बढ़े, और चीन ने एक सुनियोजित, एक सुचिंतित रणनीति के तहत नेपाल में अपने प्रभाव का विस्तार किया। और इस प्रभाव विस्तार में उसने इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा कि उसकी बढ़त इस बात पर निर्भर करती है कि भारत के साथ नेपाल के संबंधों में किसी न किसी तरह का संकुचन आना चाहिए। ये एक हाइपोथेसिस हो सकती है, मैं फिर कह रहा हूं कि इससे सहमत या असहमत भी हो सकती है, लेकिन इतिहास की घटनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि नेपाल में होने वाले सभी बदलावों, सभी महत्वपूर्ण तारीखों, सभी महत्वपूर्ण घटनाओं में एक के बाद एक अगर हम देखने की कोशिश करें तो हर वो घटना जो भारत के विरुद्ध जाती है या चीन के पक्ष में जाती है या हमारे इन प्रगाढ़ रिश्तों के खिलाफ जाती है, वो सब कहीं ना कहीं हमारे सांस्कृतिक संबंधों के सेतुओं के कमजोर पड़ते जाने के साथ अटैच्ड। हमारा एक सांस्कृतिक सेतु कमजोर पड़ता है, हमारे रिश्तों में एक थोड़ा सा दूरी आती है, और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। हम सांस्कृतिक संबंधों की चर्चा क्यों करते हैं? इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और डिप्लोमेसी में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। दुनिया ने वर्ल्ड वॉर्स के समय, विश्व युद्धों के समय ये देख लिया कि केवल शक्ति और हथियारों के उपयोग से बात नहीं बनने वाली। पोस्ट वर्ल्ड वॉर्स के कालखंड में हमने ये भी देखा
कि अगर हम इकोनॉमी को हथियार बना लें, एड डिप्लोमेसी को या मदद को, दूसरे देशों में आर्थिक मदद को या सहायता को अगर हथियार बना लें तो वो भी बहुत काम नहीं करता। हाल के वर्षों में ये पूरी दुनिया इस निष्कर्ष पर पहुंच गई है कि इस दुनिया में अगर बदलाव होना है, शांति और स्थिरता आनी है, तो वो सिर्फ सांस्कृतिक सूत्रों से ही आ सकती है। अभी रायसीना डायलॉग का नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। आप सभी और ख़ास तौर पर जो लोग इंटरनेशनल रिलेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें याद होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि दिस इज कॉल ऑफ सेंचुरी, ये इस शताब्दी का आह्वान है, क्रिएट एंड कोऑपरेट। हम सभी को अपना ओरिएंटेशन बदलना पड़ेगा। हम सभी को सृजनात्मक और रचनात्मक अप्रोचेस अख्तियार करने होंगे और एक दूसरे की मदद करनी होगी। और अगर इसकी रोशनी में भी देखें तो भारत और नेपाल के पास इस बात की प्रचुर संभावनाएं हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी भी इन तमाम बदलावों और उतार चढ़ाव के दौर के बावजूद अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सेतु का निर्माण करती हैं। और अगर हम लोग देखें तो इस बात के अनेकानेक संभावनाएं हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोगों को चीन से इस बात के सबक लेने चाहिए कि एक ज़माना था जब बायलैटरल ट्रेड में 99.3% भारत था और 0.7% का कंट्रीब्यूशन चाइना का था। और आज इस परिस्थिति में हम लोग ये देख रहे हैं कि 90% FDI चाइना की है वहाँ पर। इस पूरे बदलाव 180 डिग्री बदलाव के पीछे धीरे धीरे अपने सांस्कृतिक तत्वों का समावेशन भी था, चाहे वो मैंडरिन लैंग्वेजेस, चाहे वो चाइनीज कल्चरल सेंटर, इन सब की स्थापना का। हम यदि बदलाव के विषय में सोच रहे हैं तो हमको भी अपने इन मजबूत सांस्कृतिक सेतुओं की पुनर्प्रतिष्ठा करनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 3 दिनों में हम सभी अलग अलग सत्रों में ये कैसे हो सकता है इसके विषय में चर्चा करेंगे। और आदरणीय प्राचार्य जी ने एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव रखा है। अगर हम ऐसा कर सके, अगर हम इस तरीके का डायलॉग, एक रेगुलर डायलॉग क्रिएट कर सकें, तो मुझे विश्वास है कि जिन उद्देश्यों के लिए संगोष्ठी आयोजित हुई है हम उसमें सफल होंगे। आप सबने मुझे बहुत धैर्य से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।